प्यारे देशवासियों, आप सबको चित्रकूट त्रिपाठी और सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सब लोगों के सामने आज हम केमिस्ट्री का अपना पॉइंट लेकर आए हैं। नेक्स्ट मतलब हम अभी तक केमिस्ट्री के जितने भी पॉइंट को कर रहे हैं रसायन की भाषा के नाम से कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि रसायन की भाषा के नाम से जितना भी केमिस्ट्री का पार्ट है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। इसलिए जब भी आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ सर्च करना हो, आप रसायन की भाषा वाला जो हमारा जो प्रीवियस क्लासेस होती है उसके लिंक यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, तो आप उसमें से सर्च कर सकते हैं। उन सभी क्लासेस के आधार पर मैंने आज कुछ चीज़ें बनाई हैं विशेष प्रकार की। समीकरण को बैलेंस कैसे करें, समीकरण को बैलेंस करने का एक तरीका बताया। हालांकि मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी 2 मिनट में रिपीट करता हूँ। समीकरण को निम्न तरीके से लिखा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ A होता है, वो किसी B पदार्थ के साथ मिलकर कोई सिंगल पदार्थ AB टाइप का बनाता है। उदाहरण के रूप में H2 + O2 गिव राइज टू H2O। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक वियोजन अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ टूटकर 2 अलग अलग पदार्थों में विभक्त हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दी हमने, तो इस तरह से ये विभक्त हो जाता है। तो दोनों क्रियाएं एक दूसरे की उल्टी होती है। 2 क्रियाएं ही होती है। एक होती है कोई पदार्थ AB टाइप का होता है, वो किसी C पदार्थ के साथ रिएक्शन करता है। तो C क्या करता है, बड़ा चंट होता है, वो A को धक्का दे के भगा देता है और A के स्थान पर बैठ जाता है, अर्थात किसी विद्युत धनी पदार्थ को रिप्लेस कर देता है और ये बन जाता है CB, साथ में A अलग हो जाता है। उदाहरण स्वरूप हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट की क्रिया अगर जिंक से करा दें, तो जिंक चंटू है, ये क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा भाग, और फिर उसके बाद में ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर भाई अलग हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि 4 प्रकार की अभिक्रिया हम पहले भी कर चुके हैं। ये तो 1 मिनट में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अब अभिक्रियाओं को बैलेंस करने की बारी आती है। याद रखिएगा, जब आप किसी अभिक्रिया को बैलेंस करें, जब भी आप किसी अभिक्रिया को बैलेंस करें, तो एक बात याद रखिए, जैसे आपके सामने ये क्या दिखाई दे रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, रेड कलर का पानी यानी वाटर, तो आप नीचे वाली वैल्यू को कभी चेंज मत करें। यानी जब भी आपको इनकी संख्या बढ़ानी हो, जैसा भी करना हो, सामने अक्षर लगाकर करेंगे। ये बात सदैव ध्यान रखना, ये पहला बेसिक है। जैसे अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया, इसका मतलब मैं पानी के 2 अणु ले रहा हूँ इस प्रकार H2O और H2O, अर्थात हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। तो देखिए इसको करने का तरीका है, इसको नीचे वाली संख्याओं से गुणा कर दीजिए, परमाणुओं की संख्या पता लग जाएगी। जैसे यहाँ अगर हम 3 H2O लिख दें तो 3 दूनी 6 तो हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। वेरी सिंपल, समझ रहे होंगे आप लोग इस चीज़ को। और इसी तरह से हम समीकरण को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो समीकरण को अब पहले मैंने आपको पॉलीएटॉमिक आयन यानी बहुपरमाणुविक यौगिक और संयोजकताओं के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है। और अगर किसी को दिक्कत है तो नीचे संयोजकता वाला जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें आप, उसमें पुरानी वीडियो के लिंक जरूर होते हैं। तो जिन लोगों ने मिस कर लिया है वो दोबारा देख सकते हैं वहीं से, आपको बैक करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएँ या एंड स्क्रीन पर आपके पास उसके लिंक दे दिए जाते हैं, और वो सारे के सारे लिंक आप जैसे ही कॉपी करेंगे ना कुछ आपके पास बढ़िया मिलेगा। वैलेंसी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलो जल्दी से देख लेते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं किसी भी अभिक्रिया को। तो मैं एक अभिक्रिया उठाता हूँ, पोटेशियम की क्रिया अगर हम जल के साथ करा देते हैं तो क्या बनता है। देखिए पोटेशियम, ये है पोटेशियम, और इसकी क्रिया हम पानी के साथ कराते हैं H2O। तो जब पानी के साथ कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो पोटेशियम की संयोजकता भी 1, इसकी भी 1, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और क्या बनेगा, H2। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसको बैलेंस करने का तरीका। तो देखिए पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है। सुनते रहना ध्यान से। एक बात याद रखना, सबसे अंत में वो संख्या, वो कंपोनेंट, वो मतलब क्या कहते हैं, मतलब परमाणु, वो परमाणु या अणु या आयन बैलेंस होता है जो अकेला होता है। यहाँ अकेला हाइड्रोजन है, तो अकेला हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो देखिए ध्यान से, पोटेशियम 1 हो गया, यहाँ भी पोटेशियम 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 1 हो गया। अब इस कंपाउंड को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अब सवाल ये है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, समझते रहना। तो इसको 3 को 2 करना है हमें, समझते रहना। 3 को जब हम 2 कर देंगे तो फिर ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। ये मेरा एक देसी फार्मूला ऑफ सामान्य ज्ञान ग्रुप। तो आप इसको जरा ध्यान से देखना, ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तरीका इतना शानदार है कि 10वीं क्लास तक के सभी बच्चे इससे लाभ उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, परीक्षा से संबंधित प्रश्न भी आपको मैं बताऊंगा, तो कहीं मत जाना, 1 सेकंड की भी
स्किप मत करना, आराम से इसको कंप्लीटली देखेंगे। तो देखिए पोटेशियम हो गया, ये हो गया, इनको छेड़ना ही नहीं है। अब हमें इसको बैलेंस करना, जरा ध्यान से देखना, ये अकेला है तो इसको लास्ट में गिन के बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, हमें इधर भी कुल हाइड्रोजन चाहिए 2। अब इसको तो छेड़ना नहीं है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन तो हमें मिल गया, अब मात्र एक हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 को किससे गुणा करें कि 1 हो जाए? तो 2 को हम 0.5 से गुणा कर देते हैं तो 1 हो जाता है। इस तरह से अगर 0.5 से गुणा कर दें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक दो हो गए टोटल, 2 इधर थे 2 इधर थे। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आधा नहीं बनाया जा सकता, तो आधे को 1 करना कौन सी बड़ी बात है। छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि जब 2 से किसी संख्या को गुणा कर दिया जाता है तो वो डबल हो जाती है, तो ये भी आधा डबल होकर 1 हो जाएगा। तो संपूर्ण समीकरण को हम 2 से गुणा कर देंगे। ऐसा करते ये हो जाएगा 2 पोटेशियम, ये हो जाएगा 2 पानी, ये हो जाएगा आपके पास 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा, देखो 2 को आधे से गुणा करें तो 1 होता है, ये हो जाएगा H2। आप चाहो तो देख लो पूरी की पूरी समीकरण बैलेंस है। ये उन सभी समीकरणों पर लागू होता है जिसमें ये चीज़ सिंगल होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये उन सभी समीकरणों में लागू होता है जहाँ पे ये चीज़ सिंगल होती है। देखिए मतलब कि ये अकेली चीज़, जैसे ऑक्सीजन हो अकेला, कोई भी अकेली चीज़ हो, आप उसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। देखिए ध्यान से, पोटेशियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 दूनी 4, इधर भी देखिए पोटेशियम 2 हो गए, और हाइड्रोजन देखिए 2 तो हाइड्रोजन गिरे और 2 ये रहे 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, एकदम 100% बैलेंस है। एक और इस तरह की रिएक्शन आपको मैं बैलेंस करके दिखाता हूँ। कंबशन के बारे में आपने सुना होगा, दहन अभिक्रिया, ये कार्बनिक पदार्थों का विशेष लक्षण है, ये लाक्षणिक प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब स्पेशली कार्बन है। कार्बन मतलब मैं आपको यूँ समझाता हूँ, जिस चीज़ में आग लगाने से, मतलब जिस चीज़ में माचिस की तिल्ली घिस के लगा देने से, जिसमें आग लगाने से, उसमें से आग लग जाए, लपटें निकलने लगे, वो सारी चीज़ कार्बनिक पदार्थ होता है। उसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। लकड़ी ले लो, कागज़ ले लो, प्लास्टिक ले लो, सूखे हुए पेड़ पौधे ले लो, यहाँ तक कि इंसान में भी आग लगा दो वो भी जलता है। वेरी सिंपल सी बात है, वो भी कार्बन से बना हुआ है। बड़ा ही सुंदर सा ट्रिक है, ये मेरा खुद का ट्रिक है। तो जिसमें आग लगाने से, बांस में आग लगा दो जलेगा, जिसमें आग लगाने से जलेगा वो सारी कार्बनिक चीज़ है। लोहे में आग लगाओ नहीं जलता, गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, जलेगा नहीं। तो जिसमें आग लगाने से जल जाता है वो सारा क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो जब कार्बनिक पदार्थ आपके पास है तो कार्बनिक पदार्थों को का एक विशेष गुण होता है, उसकी एक विशेष अभिक्रिया होती है। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को खुली हवा की, खुली एकदम ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो दहन की प्रक्रिया होगी, और दहन की प्रक्रिया में 2 ही चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वेरी सिंपल, चाहे चीनी जला लो, चाहे कपड़ा जला लो, चाहे कुछ भी जला लो, जलने के बाद 2 ही चीज़ें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होगी। यानी ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। खैर जो भी है, हम बैलेंस करने की बात करते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इथेन मीथेन। इथेन जलाते हैं क्योंकि उसमें इस तरह की कंडीशन आ जाती है। देखिए सी कार्बन C2H6, ये इथेन होता है। CnH2n+2, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा होते हैं, आप सब जानते हैं। इसकी अभिक्रिया अगर हम खुली ऑक्सीजन, हवा की एकदम नेक्ड ऑक्सीजन से क्रिया करा दें, यानी खुली वायु से क्रिया करा दें, तो क्या बनता है, सब जानते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। बस यही बनेगा। समीकरण को बैलेंस करने की बारी आती है। तो जब हम समीकरण को बैलेंस करेंगे तो ध्यान से देखिए, कार्बन 2 हैं तो हम इस कार्बन को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। मैं थोड़ा इससे करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। 2 कार्बन हो गए, तो देखिए 2 कार्बन हो गए, बहुत बढ़िया, मतलब हमें इसके साथ पंगा नहीं लेना। अब उसके साथ अब देखिए क्या है, हाइड्रोजन 6 है। यहाँ हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर लगा दें, क्या लगा दें, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर इस स्थान पर हम 3 लगा दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो ये भी बैलेंस हो गया, यानी इसके साथ पंगा नहीं लेना और इसके साथ भी पंगा नहीं लेना। ओके, और यहाँ भी हम लगा चुके हैं, इसके साथ भी पंगा नहीं लेना। बचा कौन, ये बचा। तो अब उल्टा हम बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितनी, 2 दूनी 4, तो ये रहे 4 और 3 कितने होते हैं, 7। कुल ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 7 है, कुल ऑक्सीजन की संख्या 7 है, ध्यान देना। अब हमें यहाँ पे कुल ऑक्सीजन की संख्या 7 करनी है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑक्सीजन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन की कुल संख्या 7 करने के लिए 2 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा कि ये 7 हो जाए। आप सब लोग जानते हैं 3.5 से गुणा कर दो, 3.5 से अगर हम इसको गुणा कर दें तो ये संख्या ऑटोमेटिक 7 हो जाएगी। अब हमारी समीकरण बैलेंस हो गई, लेकिन ये समीकरण हम लिख नहीं सकते हैं। ये समीकरण लिखेंगे तो ये प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि आधा अणु तो होता नहीं है। तो इस समीकरण को, संपूर्ण समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। इस संपूर्ण समीकरण को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बनता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या बना, C2 2C2H6 प्लस
3.5 दूनी 7 7O2 गिव अराइज टू 2 दूनी 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 दूनी 6 H2O। आप खुद देख लीजिए समीकरण बैलेंस है। मजाल है कि इसकी बैलेंसी में कोई प्रॉब्लम हो, चेक करते हैं। 2 दूनी 4 4 कार्बन, इधर देखिए 4 कार्बन, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, किनके देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। अच्छा ऑक्सीजन 7 दूनी 14, यहाँ देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, ये रे सॉरी 8 ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 ऑक्सीजन यहाँ पे भी होने चाहिए, तो 4 दूनी 8 ऑक्सीजन तो ये रे, और 6 ऑक्सीजन ये रे, 8 और 6 कितने होते हैं 14। इसका मतलब पूरी की पूरी समीकरण बैलेंस है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर और बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे, आप मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन ले लीजिए, आप चाहे दुनिया में कोई भी कंबशन रिएक्शन लीजिए, कंबशन रिएक्शन में यही होता है, यही 2 चीज़ बनती है, और थोड़ी सी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। यहाँ पे ऊर्जा भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप में से कुछ कहेंगे कि भाई अपने को केमिस्ट्री थोड़ी कम आती है। खैर, तो ये तो थी कुछ अभिक्रियाएं। कुछ और अभिक्रियाएं हैं जिसको मैं आपको बता सकता हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें तो क्या बनता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा दें तो कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, आप सब लोगों को पता है ना। बेटा मांगे कार और बाप दे दे कॉपर जिंक लोहा, याद करो मैंने बताया था उन सब की वैलेंसी 2 होती है। ट्रिक बताया था, जिसको ट्रिक नहीं पता वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके और रसायन की भाषा वाला सारा आप क्लास देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 2 होती है, हमने इसके पैर में लगा दिया। हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, इसके पैर में लगा दिया। अंडरस्टूड है, नहीं लगाते, ठीक है। इसकी क्रिया अगर हम करा दें कार्बन डाइऑक्साइड से, इसकी क्रिया हम करा दें कार्बन डाइऑक्साइड से, जब इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, तो ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बन जाएगा, पानी H2O। अब जरा इसको बैलेंस करते हैं। कैल्शियम 1 हो गया, इधर भी कैल्शियम 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, कार्बन भी 1 हो गया, ना इसके साथ पंगा लेना, ना इसके साथ पंगा लेना, ना इसके साथ पंगा लेना। अब हाइड्रोजन देखते हैं कि सॉरी ऑक्सीजन देखते हैं कितना हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 है ऑक्सीजन ये रे और 2 ऑक्सीजन ये रे, टोटल 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए 3 ऑक्सीजन तो ये रे, 1 ये रहा, इसका मतलब ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिक बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो ऑटोमेटिक बैलेंस इक्वेशन है। एक और बात बता देता हूँ, जितने भी आयनिक समीकरणें होती हैं, आयनिक समीकरणें ऑटोमेटिक बैलेंस होती हैं। उसको जब आप बैलेंस करोगे ना तो लास्ट वाली चीज़ फाइनली अपने आप बैलेंस होती है, क्योंकि वो आयन पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ अभिक्रिया थी। एक और अभिक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, अभिक्रिया बहुत ही शानदार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम पोटेशियम, हाँ ये देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से कराते हैं। आप सब लोग जानते हैं जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो Na क्या हो जाएगा, सोडियम और सल्फेट। ये ध्यान से देखना, सल्फेट की संयोजकता 2 होती है, वो इसके पैरों में चली जाएगी, इसकी 1 होती है तो अंडरस्टूड है, प्लस और क्या बनेगा, और देखिए पानी H2O। आप इस समीकरण को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। कैसे, सोडियम 2 बस बैलेंस हो गई। कैसे, सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ये रे। पहले तो एक बार सल्फेट को देख लेते हैं। ये देखिए सल्फेट, पूरा का पूरा सल्फेट देख लो आप, पूरा सल्फेट गायब कर दो। सल्फेट 1, यहाँ पे भी सल्फेट 1, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, सल्फेट गया। अब हाइड्रोजन देख लेते हैं और ऑक्सीजन देख लेते हैं। इस सल्फेट के अलावा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये रे, है ना, जबकि हमारे पास यहाँ तो 1 ही ऑक्सीजन है। सोचने वाली बात है, तो हम इसको 2 कर देंगे। 2 करते ही देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रहा, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। मैं बता रहा हूँ ना कि जितने भी आयनिक समीकरणें होंगी वो सभी आयनिक समीकरणें, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चाहे कोई भी हो, उसमें लास्ट वाली चीज़ ऑटोमेटिक बैलेंस होती है, ठीक है। जबकि जो अकेला सिंगल एकला होगा, सिंगल सा, उसको तो आप आधा पौना, है ना, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे लगा के बैलेंस करके बाद में उसको डबल करके आराम से लिख सकते हैं। वैसे तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा ही है, ये आप लोगों को अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इससे आप सारी समीकरणें बैलेंस कर सकते हैं, जितनी भी आप समीकरण चाहो बैलेंस कर लो, है ना, ये सारी की सारी समीकरण। अब चलते हैं, किसी भी प्रकार का जो योग होता है उस योग को, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की सिंपल अवधारणा के अनुसार भी समीकरणें बैलेंस होती हैं। जैसे ऑक्सीकरण की अवधारणा क्या कहती है, ऑक्सीकरण की अवधारणा कही है,
पहली है अलगाव वाली अवधारणा, यानी कि ऑक्सीजन का अलग होना, विद्युत ऋणी पदार्थ का अलग होना, ये सारे तो अलग होने के आधार पर। तो अलग होने के आधार पर देखिए तो मैग्नीशियम की क्रिया, सॉरी ऑक्सीजन के जुड़ने के आधार पे, मतलब ऑक्सीकरण क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना, तो उसके ऊपर आधारित समीकरण। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करा दें तो बनता है MgO, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, इसकी 2 है, दोनों एक दूसरे से कट जाता है। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम 1, यहाँ मैग्नीशियम 1, इसका मतलब इसके साथ पंगा नहीं लेना है। ओके, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ऐसा करने से मैग्नीशियम 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को 2 कर दो, कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो बड़ा सिंपल था। ये तो है किसी विद्युत ऋणी पदार्थ का जुड़ना। किसी विद्युत ऋणी पदार्थ के जुड़ने के बाद में ये होता है, मतलब कि कोई भी विद्युत ऋणी पदार्थ अगर जुड़ता है, अच्छा अगर कोई विद्युत ऋणी पदार्थ अलग हो जाए तो क्या होता है, तब हम कहते हैं अपचयन। तो अपचयन की भी एक विद्युत ऋणी पदार्थ यानी ऑक्सीजन के अलग होने वाली प्रक्रिया मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। इसमें है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में KClO3 का एक नमूना लेते हैं, बहुत बढ़िया है ये KClO3, ये एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, KCl में, और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो इसको बैलेंस करना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है, खुद देख लीजिए। यानी KClO3 KCl में अपचयित हो रहा है, ये चीज़ इसमें अपचयित हो रही है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, जब किसी का साइज बड़ा हो और वो छोटा हो जाए तो उसको अपचयन कहते हैं, और जब किसी चीज़ का साइज छोटा हो बड़ा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो क्या होता है, जब कोई चीज़ जुड़ जाए तो उसको क्या कहते हैं अपने, वो होता है ऑक्सीकरण। तो इस तरह से ये आप इन दोनों, आप इसको बैलेंस भी कर लेते हैं लगे हाथों, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक मूल है वो बैलेंसिंग का है। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, क्या है, पोटेशियम 1 पड़े रहने दो, क्लोरीन 1 पड़े रहने दो, इसका मतलब इसको भी नहीं छेड़ना और इसको भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 हो जाए 1.5 से, तो हम इसको 1.5 से गुणा कर देंगे, 1.5 से गुणा कर दिया, समीकरण बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसे समीकरण हम लिख नहीं सकते, तो संपूर्ण समीकरण को क्या करेंगे, संपूर्ण समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, 2KClO3 गिव राइज टू KCl2, क्योंकि 2 है ना, तो 2 एकम 2 प्लस 1.5 दूनी 3 3O2। आप चाहे तो समीकरण देख लीजिए, ये समीकरण बैलेंस है, क्योंकि इसमें एक सिंगल चीज़ थी ना, इसीलिए हमने 1.5 2 2.5 पौने 3 4.5 कुछ भी लगा के आप बैलेंस करिए। ये 1.3 हो जाए तो 10 से गुणा कर देना, 13 अणु आ जाएंगे अपने आप। तो कहने का मतलब इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है, आप करके देख लो। पोटेशियम 2, इधर भी पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, इधर भी क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, इधर भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6। वेरी सिंपल, इस तरह से आप कोई भी समीकरण बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की समीकरणों को भी बैलेंस करके दिखाया है। ये इतना हिस्सा ही ऑक्सीकरण का है, इतना हिस्सा अपचयन का आ जाता है। अपचयन मैं लिख दूं, ये अपचयन वाला हिस्सा है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी अभिक्रियाएं, अच्छा हाइड्रोजन के योग के आधार पर कुछ अभिक्रियाएं और दिखा देता हूं। हाइड्रोजन के अलग होने के आधार पर तो हम क्या कह सकते हैं, उसको ऑक्सीकरण, क्योंकि वो एक धनी पदार्थ है ना। जब विद्युत धनी पदार्थ अलग होता है तो हम उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे विद्युत ऋणी पदार्थ जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, उसी तरह विद्युत धनी पदार्थ जब अलग होता है तो भी एक ऑक्सीकरण होता है। मैं आपको एक शानदार रिएक्शन बताता हूँ। अगर हम H2S की रिएक्शन खुली ऑक्सीजन से करा दें, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, तो मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, अगर आप इसकी प्रक्रिया को, मतलब इस प्रक्रिया को, कौन सी, H2O, ये है H2O, यानी कि ये पानी है, इसकी क्रिया H2S की क्रिया O2 से करा देते हैं। मान लो H2S है, ये ज़्यादा बढ़िया। H2S की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन से करा देते हैं तो देखना क्या होता है कि H2O बनता है और सल्फर अलग हो जाता है। H2O बनता है और सल्फर अलग हो जाता है। सबसे पहले तो इसको बैलेंस करते हैं, है ना। H2 है, यहाँ भी H2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो ऑक्सीजन 1 ही दिख रहा है। क्या करें, इसको 2 कर दो, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन इससे करने से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसको 4 करने के लिए 2 कर दो। हाँ, सारा कुछ बैलेंस है। H2 बैलेंस है, 2 दूनी 4, इधर भी 4, ऑक्सीजन भी, ये सल्फर रह गया तो सल्फर को 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बैलेंस हो गया रिएक्शन। अब आप देखिए यहाँ H2S में क्या है, एक विद्युत ऋणी पदार्थ सल्फर के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, अब समझना ध्यान से, यहाँ कौन है, सल्फर है, अकेला है। आप देख लीजिए, सल्फर क्या है, अकेला है, तो सल्फर से कौन गया, सल्फर से कौन गया, मतलब कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें अपचयित हो गई, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण,
ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण, इसका मतलब H2S का ऑक्सीकरण हुआ है सल्फर में, यानी कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकृत हो गई है। किस में ऑक्सीकृत हो गई है? सल्फर के अंदर ऑक्सीकृत हो गई। आप चाहो तो इसको आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है, सल्फर में ऑक्सीकृत हो गई है। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि अब सल्फर में हाइड्रोजन तो नहीं है ना, हाइड्रोजन तो गया, तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या होता है? ये ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना तो अपचयन होता है। अगर मान लीजिए सल्फर को सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट करते हैं तो वो तो क्या हो जाएगा? अपचयन। लेकिन इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, क्योंकि एक विद्युत धनी पदार्थ अलग हुआ है सल्फर से। ओके ना, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ये चीज़ तो आपको आराम से जबकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। इसका मतलब जल क्या हुआ है? ऑक्सीजन जल में अपचयित हुआ है, क्योंकि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, मतलब इस हिस्से का तो क्या हो गया? देखिए, इस हिस्से से तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ। लेकिन इसका क्या हुआ? ये तो अपचयित होगी, इसके साथ तो जुड़ा है, इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ है। तो जब इसका अपचयन हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम इस तरह की अभिक्रियाओं का रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में बताया है, फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा था। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर भी बहुत सारी होती हैं, जैसे हाइड्रोजिनेशन अर्थात हाइड्रोजनीकरण। तो जो डबल बॉन्ड वाली अभिक्रिया होती है वो भी मैं एक दिखा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपके साथ एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अभिक्रिया, इसकी अगर अभिक्रिया H2 से करा दिया जाए तो ये बंध टूट जाएगा। आधे के साथ ये हाइड्रोजन जो एक जुड़ जाएगा और आधे के साथ एक जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अर्थात डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में अपचयित होता है। यहाँ से शानदार प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से अपचयन का उदाहरण है। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से अपचयन का उदाहरण है। द्विबंध का एकल बंध में परिवर्तन, एकल बंध का द्विबंध में परिवर्तन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सब लोग जानते हैं इसका उत्तर आसानी से क्या बनेगा, आप खुद ही देख लीजिए। डबल बॉन्ड के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ रहा है तभी ना, हाइड्रोजन जुड़ना क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है ना। तो फिर अपचयन कहाँ हुआ? जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो अपचयन हो गया, है ना। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण का उदाहरण कौन सा नहीं बनेगा? यही नहीं बनेगा, यही चार ऑप्शन रहेंगे, तो इसमें यही उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और सवाल शानदार सा उठा लेते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? जवाब है कि रिडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रिया हो रही हो। इस तरह से आपको एक अभिक्रिया दे देंगे और अभिक्रिया देने के बाद इससे एक प्रश्न बनाएंगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में इसको बैलेंस करना होगा। इस तरह से आपको अनबैलेंस अभिक्रिया दे देंगे और दे देंगे कि निम्नलिखित में से मुक्त ऑक्सीजन से पहले कितना लगाएं, या प्रश्न इस तरह से भी दे सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन गैस के कितने अणु बनेंगे, है ना। इस तरह का सवाल आज तक परीक्षा में नहीं आया है। कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे ध्यान देंगे इस बात पर, इस तरह का सवाल आज तक कंपटीशन एग्जाम में नहीं आया है। काल्पनिक सवाल बना रहा हूँ, आ सकता है, पहले बता रहा हूँ, ये बुक्स में नहीं मिलेगा। इस तरह की एक अभिक्रिया दे देंगे और अभिक्रिया को बैलेंस करना वरना छोड़ के सीधे दे देंगे कि इसमें उपरोक्त में ऑक्सीजन गैस के कितने अणु प्राप्त होंगे। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तभी न पता लगेगा कि कितने अणु प्राप्त होंगे। 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, या 3 प्राप्त होगा, या 4 प्राप्त होगा। आपको पता है इसके कितने अणु? 3 अणु प्राप्त होंगे, क्योंकि पहले हम इसको बैलेंस कर चुके हैं। मैं दोबारा बैलेंस नहीं करना चाहता। आप लोगों ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि उपरोक्त अभिक्रिया में KCl के कितने अणु बन रहे हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, बैलेंस किया हुआ है। तो 1, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, क्या बन रहा है वो आप आराम से बता सकते हैं। ये तो थे कुछ प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आपको एक और रिएक्शन बता के और एक प्रश्न बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम अगर क्लोरीन से करा देते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस से करा देते हैं तो वेरी सिंपल, क्लोरीन आयोडीन को रिप्लेस कर देगी। तो ये बन जाएगा KCl और आयोडीन अंकल अलग हो जाएंगे I2 के रूप में। बैलेंस कर देते हैं। ये लो जी, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब ये मत पूछना बैलेंस कैसे हो गई है, क्योंकि आयोडीन 2 था ना,
तो हमने 2 इधर कर दिया। ऐसे करते ही पोटेशियम 2 हो गया, तो पोटेशियम को यहाँ 2 किया तो Cl 2 हो गया, तो Cl ऑटोमेटिक 2 है। अभी बताया था आयनिक अभिक्रियाओं में लास्ट वाला अपने आप बैलेंस होता है। खैर जो भी है, इससे संबंधित एक प्रश्न है। उपरोक्त अभिक्रिया में सत्य कथन है, आपके सामने स्क्रीन पर उपरोक्त अभिक्रिया में सत्य कथन है। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में अपचयित हुआ है। पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीकृत हुआ है। पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं करता है, या उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड जब आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो इसका धनात्मक भाग बाहर निकल रहा है। तो जब धनात्मक भाग बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, धनात्मक भाव का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीकृत हुआ है ना, क्योंकि किसी भी धनात्मक भाग का अलग होना और ऋणात्मक भाग का जुड़ना दोनों ही क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ है। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको, बिना बैलेंस की हुई समीकरण, हालांकि इतनी आसान आती नहीं, लेकिन कई बार दे भी सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, उपरोक्त अभिक्रिया में आयोडीन के कितने अणु प्राप्त होंगे, है ना। तो इसमें बैलेंस करोगे तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि आयोडीन का एक ही अणु प्राप्त होगा, आयोडीन I2 का। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बस आज की क्लास में यही समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि सभी अभावग्रस्त बच्चों के पास साइंस की ये क्लास आसानी से पहुंच सके। ये सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आप जैसे सभी भाइयों के पास ये चीज़ पहुंच सके। ठीक है, मैं तो अपने हौसलों के साथ ही चला था, और आप लोगों को भी अपने हौसलों के साथ ही चलना पड़ेगा।